नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। तो 3 दिन तक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पूरी हुई और चर्चा पूरी हुई जब प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया। मणिपुर सेंट्रिक अविश्वास प्रस्ताव था। हालांकि मुझे लगता है कि कांग्रेस में किस तरीके से संसदीय परंपराओं की जानकारी की लगातार कमी होती जा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव जब भी होता है तो पूरी सरकार पर होता है, उसके पूरे कार्यकाल पर होता है, किसी एक विषय, किसी एक राज्य, किसी एक घटना पे नहीं होता है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोला और जब मणिपुर पर उन्होंने बोला तो केवल मणिपुर पर नहीं बोला। उन्होंने कहा कि पूरा पूर्वोत्तर हमारे जिगर का टुकड़ा है और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश, हम सब मिलकर इस चुनौती का हल निकालेंगे और मणिपुर में जल्दी ही शांति लौटेगी। उसी के साथ कल प्रधानमंत्री का जो पूरा भाषण था उसने विपक्ष को और खास तौर से कांग्रेस को किस तरीके से निशाने पे लिया। मैं बार बार ये समझ नहीं पाता हूं कि कांग्रेस या विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी तैयारियों में इतना कमजोर क्यों होता है। दूसरी बात, वो जब तब या बहुत बार ऐसे मौके क्यों देता है जब प्रधानमंत्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म पा जाए जहां वो अपनी सारी बातें पूरे देश, पूरे विश्व के सामने कहे और वो भी विपक्ष को सुनाते हुए कहे। प्रधानमंत्री एक बार फिर उसी मूड में थे। उन्होंने कहा कि भारत के सामर्थ्य पर आपको विश्वास नहीं है और देश को यानी पूरे भारत को आपके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है। और बाकायदे प्रधानमंत्री ने नारे लगवाए और नारे से उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। 26 दलों के घमंड का मामला भी वो ले आए। उन्होंने कहा कि आपने हमारा एनडीए चुरा लिया और एनडीए में लगाया क्या, दो आई दो मैं, एक अहम द्वितीयो नास्त। एक 26 दलों के घमंड का आई और दूसरा एक राजनीतिक खानदान का आई। फिर उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में राहुल गांधी जी का भी स्वागत किया और सबसे मजेदार बात उन्होंने ये कहा कि जब आप बैंगलोर में मिल रहे थे आई डॉट एंड डॉट बाकी अपना गठबंधन बना के, तो मैं उसी समय आपको संवेदना व्यक्त करना चाह रहा था। ये उच्चतम व्यंग्यात्मक शैली थी प्रधानमंत्री की कल लोकसभा में। उन्होंने कहा कि आपने यूपीए का दाह संस्कार कर दिया, उसका अंतिम संस्कार किया और एक पुरानी खंडहर की दीवार को आप पेंट करके उसको INDIA अलायंस बनाए। तो मैं तो चाहता था कि आपको संवेदना दूं, लेकिन मैं चौंक गया कि आप यूपीए को मार के उसका दाह संस्कार करके कितने खुश थे। आप तो खुश नजर आ रहे थे। तो ऐसे में मैं कैसे अपनी संवेदनाएं प्रकट करूं। राहुल गांधी, उनका भी स्वागत उन्होंने किया। उन्होंने कहा जो दिल की बात करते हैं उनके पास दिमाग है कि नहीं या है कहां ये पता ही नहीं। लेकिन जो विपक्ष अपनी बातचीत, अपने मुद्दों में कमजोर नजर आया, उसने कहीं भी संसदीय परंपरा और संसदीय व्यवहार में अपने अंदर आती हुई उत्तरोत्तर कमी को एक बार फिर कल दोहराया। राहुल गांधी काफी समय तक सदन में नहीं रहे। सोनिया जी रही, सोनिया गांधी वहां थी, लेकिन राहुल गांधी आए और मानो ये लगा कि जैसे वो सिर्फ इस बात का संदेश लेके आए थे कि मैं जब आऊंगा थोड़ी देर बैठूंगा और उसके बाद वॉकआउट कर जाना है, निकल जाना है। कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी के अगुवाई में, सोनिया गांधी के अगुवाई में वॉकआउट किया, जो कि निराशाजनक रहा। आपने पहले 10 दिन संसद चलने नहीं दी। उसके बाद गृह मंत्री का 2 घंटे का जो उद्बोधन रहा, मणिपुर सेंट्रिक रहा, वो अपने आप में इतना शानदार और इतना बढ़िया था, इतना सम्यक था, इतना बैलेंस था कि उसमें अमित शाह जी ने सारी चीजें कवर की। तो आज आपको प्रधानमंत्री के अविश्वास प्रस्ताव के उस भाषण को सुनना चाहिए था। आप ही का था।
ये शर्त कि प्रधानमंत्री सदन में आए। प्रधानमंत्री आए, और जब आए तो फिर आपने उनको सुनना भी गवारा नहीं किया, आप तो सुना के निकल गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कल अपने चिर परिचित अंदाज में अपने सरकार के 9 सालों की एक एक उपलब्धियों को गिनाया, एक एक बातों को गिनाया। हर बार की तरह वो जो कुछ ऐतिहासिक पहलू बताते रहे हैं उसके बारे में बताया। उन्होंने श्रीलंका के पास एक द्वीप की कहानी बताई। तो प्रधानमंत्री को विपक्ष ने यह मौका दिया, विपक्ष ने यह मौका दिया कि वो पूरी तरीके से विपक्ष के सामने हाउस में अपने सरकार के कामकाज को, 9 साल की उपलब्धियों को रखें, और एक बार फिर 2018 की तरह उन्होंने विपक्ष को सलाह उर्फ चुनौती, जो भी आप कह लीजिए, वो भी दे दिया। उन्होंने कहा कि साहब 2028 में आपको फिर अविश्वास प्रस्ताव लेके आना है, इसी सरकार के खिलाफ लेके आना है। बड़े चुटीले अंदाज में प्रधानमंत्री ने कई बार ये कहा कि आप कुछ तो तैयारियां करके आइए यार, वही पुरानी घिसी पिटी बात लेके आप चले आते हैं। सरकार की तरफ से कई लोगों ने बोला अविश्वास प्रस्ताव पे, उसमें मैं यहां पर जिक्र करूंगा, मैंने अमित शाह जी का जिक्र किया, उसके बाद मैं एक व्यक्ति का और जिक्र करूंगा, राज्यवर्धन राठौर ने। उन्होंने जो बात कही उस पर इस देश में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने एक गवाह की तरह बात की। उन्होंने कहा कि साल 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक हो रहा था तो मैं बीजिंग ओलंपिक में भारत की टीम का हिस्सा था, मैं वहां मौजूद था, और अचानक ये कहा गया कि साहब यूपीए की अध्यक्षा चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी, जो इनडायरेक्टली सरकार चला रही थी, 10 सालों तक उन्होंने सरकार चलाया, तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों बीजिंग आएंगे और आप लोगों से मिलेंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने यह कहा कि वो आए तो, लेकिन उनकी हमारे से मुलाकात नहीं हुई, यानी वो ओलंपिक की टीम से नहीं मिले। उसके बाद जो आरोप उन्होंने लगाया एक गवाह की तरह कि वे बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिलते रहे, उनके लिए भारतीय टीम से मिलने का कोई समय नहीं था, ना ही उनकी प्राथमिकता में था। और याद रखना चाहिए आप सभी को कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक के बहाने ही चीन ने औपचारिक न्योता दिया था सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से हुए समझौते कांग्रेस के, वो सबको पता है। बार बार जब पूछा जाता है तो कांग्रेस इसका जवाब नहीं देती, लेकिन कल सदन में जिस तरीके से राज्यवर्धन सिंह राठौर ने यह सवाल उठाया, उस पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। और बहुत सारी चीजें इसके पीछे छुपी हैं, क्योंकि बीते दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक ऐसा खुलासा किया जिसमें चीन के फंडिंग पर यहां भारत में न सिर्फ पत्रकार बल्कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके परिवार के इस तरह के इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड कथित इन्फ्लुएंसर लोग किस तरीके से चीनी दलालों की तरह काम करते हैं, चीनी एजेंट की तरह काम करते हैं, उसका खुलासा भी अभी हुआ है। हालांकि ये बात ईडी ने, भारत की इंफॉर्मेंस ईडी ने 2021 में ही खोल दिया था, लेकिन हमारे यहां पाखंडी शुद्धतावादी गिरोहों की आदत है कि जब बाहर का कोई अखबार, जब कोई गोरा अखबार, कोई गोरा मीडिया ये बात कहे, तब यहां पर उसको वो स्वीकार करते हैं, भाव देते हैं। तो अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी कह दिया। तो ऐसे में जब चीन और चीन की फंडिंग और भारत में देश के दुश्मनों की मौजूदगी और देश के दुश्मन देश के साथ काम करने का ये पूरा ताना बाना जो दिखाई दे रहा है, ऐसे में कल अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात बेहद गंभीर हो जाती है। लौटते हैं एक बार फिर प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, कि जब भी उनको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, और यहां एक बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी एक चीज जानते हैं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, और हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। वो सही समय का चुनाव करते हैं, सही जगह का चुनाव करते हैं, सही लोगों का चुनाव करते हैं जिनके सामने उनको वो बात कहनी होती है। और विपक्ष ने वो मौका प्रधानमंत्री को दे दिया था। कल 3 दिनों के बाद जब प्रधानमंत्री बोले तो उनके पास बोलने के लिए
सारा कुछ था, खुला आसमान था और सामने उनके प्रिय श्रोता बैठे थे जिनको वो सुनाना चाहते थे या जिनको सुनाना उन्हें बेहद पसंद था, जो वो कहने वाले थे। और प्रधानमंत्री जब शुरू हुए तो फिर शुरू हुए, अपनी सरकार का एक एक काम गिनाया, विपक्ष कांग्रेस का एक एक दोष गिनाया, खिल्ली भी उड़ाई, आनंद भी लिया। शुरुआत उन्होंने नेता विपक्ष उन्हीं के साथ कर दिया। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री ने जोरदार तैयारी के साथ अपनी बात रखी, लेकिन वह विपक्ष जिसने न जाने क्यों अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, वो उस प्रस्ताव पर जिसके खिलाफ अविश्वास जताया उसने, उसका जवाब भी सुनने को वहां मौजूद नहीं रहा आखिरी समय में। प्रधानमंत्री का भाषण तो पब्लिक डोमेन में है और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि कोई जाके कह दे, अगर बाहर ही होंगे कहीं तो जरा बता दें कि वो दीप किसने दिया। कुल मिला के प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि आप तैयारी के साथ आया करिए। तो मुझे लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश कर कांग्रेस और विपक्ष न तो हाउस में तैयार था, और अब जबकि 2024 का चुनाव सामने है, एक बार फिर मैं तो भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक कहूंगा, आदरणीय राहुल गांधी जी भी संसद में वापस हैं, चुनावी मैदान में वापस होंगे। तो विपक्ष की तैयारी न तो चुनाव मैदान में दिख रही है, और उसका बड़ा उदाहरण उसके अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष की चर्चाओं में भी दिखा। राहुल गांधी जी हमेशा की तरह, सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी सांसदी बहाल की तो उसने कहा था कि जबान पर काबू रखिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। उन्होंने कभी संसद में लिपटने चिपटने का काम किया, आंख मारी, आंख मारने के बाद अब वो फ्लाइंग किस तक आए हैं, चुम्मे उड़ा रहे हैं। अब कहां तक ये आगे जाएंगे इसी तरह के आचरण को, तो अब क्या ही कहा जाए। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को एक अवसर में तब्दील किया, और अवसर में तब्दील करते हुए अपनी सारी बातें संसद के वाया पूरे देश तक पहुंचाई, विपक्ष तक पहुंचाई, और साथ ही 2018 की तरह 2028 का चैलेंज अविश्वास प्रस्ताव लाने का विपक्ष को भी दे दिया। तो देखते हैं, अब एक तरह से हाउस यानी सदन में भी चुनावी वार शुरू हो गई है, और ये जंग अब 2024 के मुहाने पे खड़ी है, जहां से दोनों तरफ से तीर चलेंगे और मतदाता को भरपूर अवसर मिलेगा कि 2024 में एक बार फिर वो अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेक से करें। तो आज की चर्चा में इतना ही, दीजिए आज्ञा, नमस्कार।